कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब मान लो कि यहां पर चार्ज मैंने रखा -2 कूलम, +5 कूलम, +7 कूलम, -1 कूलम, +9 कूलम, +10 कूलम, -2 कूलम, +6 कूलम। तो इस जगह में इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा गॉस के हिसाब से वो होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ अंदर का चार्ज -2 +5 +7 -1 +9। तो ये हो जाएगा कितना 2 18/ε0 इतना हो जाएगा। मतलब ये जो एक्सटर्नल चार्ज है, आउटसाइड का जो चार्ज है, ये आउटसाइड चार्ज का टोटल फ्लक्स में रोल होता है बट कैलकुलेशंस में वो नहीं आता। मतलब ऐसा है कि इस सरफेस के थ्रू इस हर इंडिविजुअल चार्ज का फ्लक्स होता है, बस जब टोटल कैलकुलेट करने आते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज आते हैं, जब रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, हर किसी का निकालेंगे तो सभी का इंडिविजुअल फ्लक्स निकलेगा सभी, क्योंकि सभी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो छोड़ेगा तो वो इस सरफेस से पास करेगा, जैसे ही सरफेस से पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो काउंटिंग नंबर है उसी को कहते हैं हम लोग फ्लक्स। हर इंडिविजुअल चार्ज के लिए फ्लक्स होगा, लेकिन जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक्सटर्नल चार्ज का रोल नहीं होगा। टोटल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज आएगा, इंटरनल आएगा। ऐसा किसने बोला था, गॉस ने बोला था। ठीक है, तो लिखेंगे स्टेटमेंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface, total electric flux through any closed surface is always equal to 1/ε0 times of 1/ε0 times of algebraic sum of charge inside the closed surface, algebraic sum of charge inside the closed surface, inside the closed surface। ठीक है, नीचे ये डायग्राम बना करके ये बातें लिखना है। फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो इसी को ऐसे भी लिखा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर की वैल्यू q इनसाइड बाय ε0। इसी ε0 को जब इधर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ε0 इनटू एरिया, तो ये इक्वल हो जाएगा q इनसाइड। ये वाला टर्म को कहते हैं फ्लक्स, और ये वाला टर्म को कहते हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। मतलब TNEI। तो इसी का दूसरा स्टेटमेंट हो गया, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इनसाइड चार्ज। स्टेटमेंट बदल गया, जब बोलेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज बाय ε0। और अगर इसी का स्टेटमेंट बदल देंगे, फ्लक्स की जगह ये वर्ड यूज करेंगे तो स्टेटमेंट हो जाएगा टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस। बराबर है, मतलब बोलने का ही तरीका बदल गया। ये वाला टर्म को फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स में जब ε0 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे कहते हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, जिसमें से ये ε0 E जो है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत कम यूज आता है, कभी रेयरली नाम वर्ड यूज आए तो यूज आए, नहीं तो नहीं भी आएगा, लिख लें इसे। ये जो इंटीग्रेशन में सा गोला लगाए हैं वो अपने आप में कह रहा है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। साइक्लिक इंटीग्रेशन मतलब कंप्लीट। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। बोले एक ऐसा हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, बोला हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा। तो ये अभी सिस्टम ओपन है या क्लोज है, ओपन है, हेमिस्फीयर है ऐसा, और उसके सेंटर पे हमने चार्ज क्या रख दिए, क्यू। तो क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ऐसा ही एक और हेमिस्फीयर ऊपर में कंसीडर कर लेंगे। तो अब क्लोज सरफेस हो गया, चार्ज इनसाइड में चला गया, तो टोटल फ्लक्स स्फीयर के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कितने हेमिस्फीयर है, तो एक के वजह से कितना होगा, आधा। बराबर हो गया आंसर। समझा क्या, कहाँ ध्यान है, क्या समझे, कहाँ ध्यान है। क्लास आए हैं तो दिमाग से भी प्रेजेंट रहिए, नहीं तो बाद में नहीं बनेगा। देखो मतलब अगर ये क्लोज सरफेस का निकालते हैं हम लोग फ्लक्स तो कितना आता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस कहता है। अब इसमें दो सरफेस है ना, दो हेमिस्फीयर है, तो ये इक्वल टू ये टोटल हो गया 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा सवाल देखो, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, इसका साइड का लेंथ a है, इसके फेस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया मैंने q। बोला इस प्लेट के थ्रू फ्लक्स बताओ कितना। ऐसा ये क्यूब, ये प्लेट है जी, ये प्लेट है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है, a, यहां से सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिए क्यू। बराबर, तभी ये अंदर में है कि बाहर में, बाहर में। इसे अंदर करने के लिए कितने ऐसे प्लेट लगाने पड़ेंगे, 5 और, मतलब टोटल 6। एक ऊपर से, एक इधर नीचे से, एक इधर, एक इधर और एक इधर। क्यूब में कितने फेस होते, 6। अगर इसको हमको क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पर ऐसे 6 फेस खड़ा कर दूंगा, ये क्यूब हो गया। बराबर, तो टोटल 6 फेस मिला करके जो है चार्ज को हमने अंदर में ले लिए। हाँ, और चार्ज साइड का लेंथ कितना था प्लेट का, a, और ये सेंटर से कितना दूर पे है, इससे a/2 पे, तो प्लेट a/2 पे इधर है, तो a/2 पे इधर भी रहेगा, a/2 पे, a/2 पे, a/2 पे, a/2 पे, तो सभी प्लेट तो सिमेट्रिक सिचुएशन में है ना, है कि नहीं। तो इसके थ्रू अगर फ्लक्स x होगा तो इसके थ्रू भी फ्लक्स, 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 तो जो टोटल फ्लक्स होगा 6x। एक फेस के थ्रू अगर फ्लक्स की वैल्यू x होती है तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू 6x, और गॉस थ्योरम के हिसाब से ये होना चाहिए चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनसाइड कितना है, q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो x की वैल्यू कितनी होगी, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये x क्या है,
फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, एक सरफेस के थ्रू जो है फ्लक्स हो गया Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसमें एकदम लॉजिक से चलना है, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा लंबा चौड़ा होता ही नहीं, छोटे छोटे ही कैलकुलेशन होते हैं। फिर से सोचो तो दोनों सवाल को सभी बंधु। समझ गया? फिर देखो इसी प्रकार का तीसरा सवाल, मैं एक क्यूब लेता हूं, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज रख देता हूं क्यूब, तो फ्लक्स कितना होगा थ्रू क्यूब? क्यू बाय फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना होगा? सेम ही सवाल है ना। पहले में एक प्लेट लेकर के क्यूब कंसीडर करें और दूसरे में क्यूब ही बना लिए, सवाल तो सेम ही है, चार्ज वही है ना सेंटर पे ही। चौथा सवाल, क्यूब के फेस सेंटर पे चार्ज रखा मैंने, कहां पे? फेस सेंटर, यह है फेस सेंटर, तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा? क्यूब बाई 2 ना। इस क्यूब के इस फेस में, तो इसको और अंदर लाने के लिए एक और क्यूब बाजू में रखना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना, हाँ कि नहीं? एक क्यूब इधर रखा हुआ है, एक डब्बा इधर रखा हुआ है, बाजू में दूसरा डब्बा रख दिए, ऐसा एक डब्बा इधर है, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इसको अंदर करने के लिए बाजू में एक और डब्बा रख दिया, तो दो क्यूब मिला करके चार्ज कहाँ चला गया? अंदर। तो टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स हो गया Q एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कितने क्यूब लगेंगे? दो, तो एक क्यूब का ही पूछा है हमको, तो आंसर क्या हो जाएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 5th नंबर में। मैं चार्ज को Q के एज सेंटर पे रखता हूं, एज सेंटर, एज सेंटर कहने का मतलब पहले वाला था फेस सेंटर, फेस सेंटर मतलब यहां, तो यहां पर एक और क्यूब ऐसा कंसिडर करना है हमको, तो दो क्यूब मिला करके चार्ज अंदर चला गया। अभी ये वाला सवाल में एज सेंटर, एज सेंटर मतलब यहां, हाँ कि नहीं? ये क्यूबाइड है पर आप क्यूब कंसिडर करना यहाँ, तो इसको अंदर करना है, तो एक बाजू में यहाँ क्यूब रखना पड़ेगा, एक बाजू में यहाँ रखना पड़ेगा, और एक फिर यहाँ रखना पड़ेगा, तो टोटल कितने क्यूब लगेंगे? 3 या 4? 4 लगेंगे ना टोटल, एक तो है ही 3 और, बराबर, टोटल कितने लगेंगे? 4, तो 4 मिला करके होगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो एक का मतलब कितना होगा? क्यूब बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सोचो मैंने कॉर्नर पे रख दिया, कितना हो जाएगा? Q बाई 8 ना, इस कॉर्नर पे रखा, तो इसको ढकने के लिए पहले तो 4 बेस में लगेंगे, फिर 4 उसके ऊपर लगेंगे, टॉप में लगेंगे ना, एक यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, ऐसे ही 4 बेस में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो टोटल कितने क्यूब लगेंगे? 8 लगेंगे। तो एक की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ गया आपको ये सब बातें? एक बार फिर से इमेजिन करो, फिर लिखना। देखो बातें नहीं लिखो फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखो इसका मतलब एक पॉइंट चार्ज Q के वजह से किसी भी पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑलरेडी पढ़े हम लोगों ने,
E इक्वल टू के क्यू बाय आर की आर स्क्वायर, तो यही निकालने का गॉस थ्योरम। हम ये आर पॉइंट पर जितने भी पॉइंट है आर डिस्टेंस पे सबको कंसिडर कर लेते थे, ये स्फीयर बन गया ना, बराबर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज है तो इधर की तरफ, छोटा सा एरिया मान लीजिए ds ले लेते हैं। फिर अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये छोटा एरिया ds, किसी भी तरफ ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में, ये छोटा एरिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, छोटा एरिया ds। तो यहाँ पर जो छोटा फ्लक्स होगा उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, छोटा फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डी एस। और गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, Q बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ है उतना ही यहाँ रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस सब जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू Q बाय डी एस, मतलब एरिया, छोटा एरिया को इंटीग्रेट करें तो पूरा स्फीयर का एरिया आ जाएगा। स्फीयर का एरिया कितना 4 पाई इक्वल टू क्यू बाय, तो E इक्वल टू क्या आ गया बताओ, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसी को तो K कहते हैं। तो क्या हो गया, देखो वही फॉर्मूला आ गया ना जो पहले पढ़े थे, उसी को निकालने का दूसरा तरीका है। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट पढ़ लिए थे, यहाँ पर ये पढ़ेगी कैसे आए, लिख लो। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन चार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन चार्ज सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन चार्ज सीट। ऐसा एक पतला सा चार्ज शीट ले लिया मैंने, जिसपे मान लीजिए चार्ज है कुछ, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसे सिग्मा ले लेते हैं। चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं, सिग्मा मतलब चार्ज बाय एरिया। ठीक है, इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो हम क्या करेंगे, यहां एक छोटा सा सिलेंडर कंसिडर करते हैं, दोनों तरफ बराबर दूरी पे, इक्वल दूरी पे। सिलेंडर का जो फेस एरिया है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे मान लीजिए ds कंसिडर कर लेता हूं। तो ये वाला वैल्यू भी और ये वाला वैल्यू भी ds। ये ठीक कैसा है, ऐसे एक किसी के पास शीट है, मतलब वो देंगे पेज, रफ पेज दो, ये पतली चार्ज शीट है, मतलब इस पर पूरा चार्ज है। ठीक है, क्या बोलो, कुछ बोलते ही नहीं। ये पतली चार्ज शीट है, इस पर चार्ज है, ठीक है, पूरी रखा हुआ है सब जगह चार्ज। इसके वजह से इस जगह मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या इधर पीछे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पास में किसी डिस्टेंस पे, मतलब इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड है सिर्फ। ठीक है, तो डायमेंशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा, तो फील्ड ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में मतलब हम कंसिडर कर लेंगे। तो गॉस के हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक ये सिलेंडर कंसिडर करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ एक होल क्रिएट करता हूँ। ज़्यादा ही हो गया।
ये ठीक है। तो ये चार्ज शीट की वजह से जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पीछे, ठीक है, दिख पा रहा है आप सबको, हाँ कि नहीं? तो इस जगह में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो चूंकि ये चार्ज शीट के हिसाब से मैंने बोला कि ये डिस्टेंस कम कंसिडर करना है, मतलब तभी ये वैलिड है, जो हम डेरिवेशंस कर रहे हैं वो सिर्फ तभी वैलिड है जब ये चार्ज शीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कम हो, छोटा हो, बहुत छोटा हो, तभी हम इस सब जगह फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कंसिडर करेंगे तो ये जो कर्व सरफेस है उसमें फील्ड पैरेलल हो गया क्या? और फील्ड अगर अलोंग द सरफेस होता तो कर्व सरफेस का थ्रू फ्लक्स कितना होगा? जीरो, मिनिमम नहीं, जीरो। और इस जगह में फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया सर्कल के, तो इस जगह में जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया होगा। तो अगर मान लो कि हम इस जगह फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ds भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए यहां जो फ्लक्स होगा वो E इंटू ds, जैसे उस साइड होगा वैसे इधर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स आउटगोइंग ही है इस सरफेस के लिए, तो E इंटू ds। और ये जो कर्व क्लोज सरफेस है यहां पर फील्ड अलोंग द सरफेस, तो इसके थ्रू फ्लक्स, ये भी क्लोज सरफेस में फील्ड अलोंग द सरफेस, तो फ्लक्स जीरो। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? जीरो प्लस ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस, मतलब 2E ds। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ये टोटल फ्लक्स हो गया, बराबर। अब ये टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनसाइड मतलब इस सिलेंडर जो कंसीडर करें हमने, सिलेंडर के अंदर में कितना चार्ज आएगा, इस एरिया के बराबर जो चार्ज है वही सिलेंडर के अंदर में आएगा, हाँ या ना? हाइपोथेटिकल सिलेंडर है ना, तो जो सिलेंडर हमने कंसीडर करे इस एरिया में, ये चार्ज शीट पे जितना चार्ज है वो तो पूरा सिलेंडर के अंदर आएगा नहीं। कौन सा चार्ज सिलेंडर के अंदर आएगा? हमने इतना ही जो है सिलेंडर कंसीडर करें, ये फेस एरिया के बराबर, हाँ या ना? तो ये वाला जो है चार्ज जितना इस सरफेस, इस छोटे से सरफेस पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इनसाइड चार्ज कहलाएगा। मतलब इस वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इनसाइड चार्ज कहलाएगा। तो जैसे चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बाय एरिया होता है, तो चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो सिग्मा इनटू ये वाला एरिया, कितना एरिया बताओ? ds, बराबर। और गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स इक्वल टू होना चाहिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड मतलब सिग्मा इनटू ds बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स की जगह ये रख देंगे 2E ds इक्वल टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ds तो E की वैल्यू कितना आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज शीट की वजह से किसी भी पॉइंट, नियर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। जहां सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी। डिस्टेंस का कोई रोल है क्या? ये डिस्टेंस का कोई भी रोल, लेकिन ये सिर्फ तभी वैलिड है जब वो डिस्टेंस डायमेंशन के रिस्पेक्ट में पास में हो। जैसे कि इस वॉल पे चार्ज है, इस वॉल की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस वॉल के डायमेंशन के हिसाब से ये डिस्टेंस बहुत पास में है, तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इस वॉल की वजह से उस वॉल पे हमको निकालना हो, तो ऊपर के चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, नीचे के चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, सेंटर वाले चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन, उधर कॉर्नर वाले चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, फिर ऐसा। तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा ना फिर, तो इसलिए ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस पास का होना चाहिए। तो सीट के पास के पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, और वो कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखो हमने आपको पढ़ाए थे क्या, बोलो क्या? फिजिक्स पढ़ाए थे, आपको पता चल गया? मैं तो सोच रहा था कि किसी को पता न चले और मैं फिजिक्स पढ़ा के निकल लूं। फील्ड प्रोपोर्शनल टू सिग्मा कभी बताया था क्या? नहीं बताया, नहीं बताया था। पलटो तो कॉपी, पलटो कॉपी, सभी लोग पलटो तो कॉपी। इसलिए कभी कभी कॉपी पढ़ना चाहिए। इतने अच्छे से क्लास नोट्स निकालता हूँ
देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ पढ़ाए थे, मेटल 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 का इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, मेटल का जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वहाँ रेडियस का रिलेशन बताया था, चार्ज डेंसिटी का रिलेशन बताया था, फील्ड का रिलेशन बताया था, वोल्टेज का रिलेशन बताया था। ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं भाई, मिला कहीं पर? जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ की चार्ज डेंसिटी कम होगी, वहाँ का फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। बताया था E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बताया था ना। तो E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा आ रहा है ना, शीट की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है। बराबर है, मिला सभी को? बताया था। अब इतने अच्छे से नोट्स लिखाता हूँ तो नोट्स पढ़ना चाहिए, मतलब आपको नोट्स में फिर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप नोट्स पढ़ोगे अच्छे से तो। चलो लिखो इतनी बातें आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटेलिक प्लेट अब मान लो कि मैंने मेटेलिक प्लेट ले लिया, तो प्लेट थोड़ा सा थिकनेस होता है, शीट मतलब पतला, ऐसा मेटेलिक प्लेट ले लिया, इधर भी चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले शीट था तो आपको सिलेंडर के दोनों तरफ का चीजें दिख रहा था, अब ये प्लेट हो गया, प्लेट की थिकनेस मान लो इतनी है, ठीक है। अब सिलेंडर का एक ही साइड का चीजें दिख रहा है, दूसरा साइड तो मेटल के अंदर चला गया ना। तो मेटल के इन साइड में फील्ड कितनी होती है? होती है 0? नहीं बताइए कभी। हाँ ठीक, 0। मेटल के इन साइड में फील्ड कितनी होती? क्योंकि मेटल के अंदर चार्ज रहता नहीं, तो मेटल के अंदर चार्ज नहीं था तो फिर यही गॉस थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा वो बातें। देखो चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। हम मान लीजिए यहाँ का पॉइंट कंसिडर कर लिए अंदर का, तो फ्लक्स हो जाएगा 0 इक्वल टू ई इंटू एरिया, ई की वैल्यू 0 बाय एरिया 0। हाँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसका प्रूफ गॉस थ्योरम से ही आता है, ठीक है। तो जो इनसाइड में गया, अंदर में गया, उस वहां पर फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? तो जो पहले यहां पर फील्ड लिख रहे थे वो कितना हो जाएगा? 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इनसाइड में? 0। तो यहां पर जो टोटल फ्लक्स कंसिडर करेंगे उसमें EDS होगा कि 2EDS? देख लो, आपको समझा नहीं? अब इसमें देखो कोई ऐसा बोल सकता है कि सर हम अंदर में जो बहुत बड़ा सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, इधर तक लेके आते हैं, तो इधर तक लेके आएंगे तो EDS और EDS 2EDS होगा, तो फिर दो सरफेस पे मतलब जो है चार्ज होंगे ना, ये वाले सरफेस पे चार्ज होंगे और फिर ये वाला सरफेस भी आएगा यहाँ पर, तो चार्ज में भी 2 लग जाएगा, फिर 2 सिग्मा DS, तो दोनों तरफ 2 और 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तब भी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। आज बस यही छोड़ दे, एक ही दिन में क्यों खत्म करना, आप भी बोलेंगे क्या?